दोस्तों, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल कम कर दिया है और अब आपको हार्ट अटैक आने के चांसेस कम हो गए हैं, ब्लॉकेज बनने के चांसेस कम हो गए हैं, तो आप गलत सोच रहे हैं, आप गलती कर रहे हैं। ये जो ब्लॉकेज बनती है ना आर्टरीज के अंदर, ये इतना ज्यादा कम्प्लेक्स सिस्टम है ना कि जो मॉडर्न साइंस है ना, जो मेडिकल साइंस है, ये अभी तक इसका जवाब नहीं दे पाई है। ये अभी इसको शोर शॉर्ट तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाई है कि क्यों बनती है, कैसे बनती है, किस चीज को रोकने से ब्लॉकेज नहीं बनेगी। इस चीज की एक्सप्लेनेशन अभी साइंस के पास नहीं है। मैं क्या बात बोल रहा हूं अभी आपको 5 मिनट में समझ लग जाएगा, और मैं आज आपको एक ऐसा सोल्यूशन देने वाला हूं जिससे वाकई में जो ब्लॉकेज बनती है उसके चांसेस कम होंगे बॉडी में। इसीलिए मैं सबसे पहले आपकी आंखें खोलना चाहता हूं, आपको भ्रम की दुनिया से बाहर निकालना चाहता हूं। जब आप भ्रम की दुनिया से बाहर निकल जाएंगे फिर मैं आपको सोल्यूशन दूंगा। सबसे पहले यह समझिए कि कोलेस्ट्रॉल कम करने से क्यों ब्लॉकेज बनने के चांसेस कम नहीं होते हैं। जो ब्लॉकेज होती है वो किस चीज की बनी होती है? वो सिर्फ कोलेस्ट्रॉल की नहीं होती, उसमें होता है कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम, ब्लड सेल्स और बहुत सारी और केमिकल्स। आपने अगर सिर्फ कोलेस्ट्रॉल कम कर लिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि ब्लॉकेज नहीं बनेगी, क्योंकि कैल्शियम का क्या करेंगे, ब्लड सेल्स का क्या करेंगे, और जो दूसरे केमिकल्स हैं उनका क्या करेंगे। ये बात अब पुरानी हो चुकी है कि कोलेस्ट्रॉल की वजह से ब्लॉकेज बनती है। ये बहुत पुरानी साइंस है। आज मेडिकल साइंस ने इस बात को प्रूव कर दिया है कि डाइटरी कोलेस्ट्रॉल ब्लॉकेज बनने का ज्यादा बड़ा खतरा नहीं है, बहुत ही कम इफेक्ट करता है डाइटरी कोलेस्ट्रॉल। हॉस्पिटल में ऐसे ऐसे बंदे आते हैं ब्लॉकेज वाले जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल 120 होता है, तो 120 कोलेस्ट्रॉल वाले बंदे को ब्लॉकेज कैसे बन गई? इसका मतलब यह है कि कुछ तो और चीज है जो ब्लॉकेज बना रही है, जिसको हम अभी शायद समझ नहीं पाए हैं। तो इसलिए बहुत ज्यादा खुश मत होइए। अब मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि आप अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा दो, 300 कर लो, 400 कर लो, वो नहीं बोल रहा हूं मैं आपको ये कह रहा हूं कि अगर आपने अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल कम किया है तो 2-4% चांसेस ही आपके कम हुए हैं, ज्यादा परसेंट चांसेस आपके कम नहीं हुए हैं। एक तो ये बात। दूसरी मिथ ये है कि अगर हम खून को पतला कर लेंगे तो हमें हार्ट अटैक के चांसेस कम हो जाएंगे, ब्लॉकेज बनने के चांसेस कम हो जाएंगे। दोस्तों, खून को पतला करने से हार्ट अटैक के चांसेस कम हो सकते हैं, ब्लॉकेज बनने के नहीं। ब्लॉकेज बनना और हार्ट अटैक होना दोनों अलग बातें हैं। जो लोग सोचते हैं कि खून से ब्लॉकेज बनती है, अगर हम खून पतला कर लेंगे तो ब्लॉकेज नहीं बनेगी, तो उन्हें शायद नॉलेज नहीं है। ब्लॉकेज इस तरह से नहीं बनती। खून गाढ़ा होने से ब्लॉकेज नहीं बनती, क्योंकि जो ब्लॉकेज होती है वो नस के अंदर खाली जगह पर नहीं होती। मेरे कहने का मतलब यह है कि आपकी नस के अंदर जो परत होती है ना, दीवार होती है, उस दीवार के अंदर होती है ब्लॉकेज, ना कि दीवार के बाहर खून वाले हिस्से में। कहने का मतलब यह है कि ब्लॉकेज और खून के बीच में एक मांस की परत होती है, पतली झिल्ली होती है। जैसे अगर आपने अंडा देखा होगा, अंडे को बॉयल करते हैं ना, तो अंडे का छिलका जब उतारते हैं तो अंडे के अंदर जो खाने वाला व्हाइट पार्ट होता है और जो अंडे का छिलका होता है, उसके बीच में एक पतली झिल्ली होती है जिसको निकालना पड़ता है। कई बार वो झिल्ली निकलती नहीं है, खाने वाले पार्ट के साथ चिपक जाती है, उसे उतारना कई बार मुश्किल हो जाता है। वैसी एक पतली झिल्ली ब्लॉकेज और खून के बीच में होती है, और ये जो झिल्ली होती है ना, यही खून की नस की दीवार होती है। और जब तक ये झिल्ली फटती नहीं है तब तक वो ब्लॉकेज खून में आती नहीं है। तो खून पतला है इसका मतलब ये नहीं है कि ब्लॉकेज नहीं होगी। ब्लॉकेज बनने का जो प्रोसेस है वो अलग है, खून पतला करने का जो रीजन होता है वो अलग होता है। खून पतला इसलिए किया जाता है ताकि अगर वो ब्लॉकेज फटती है तो फटने के बाद वो क्लॉट ब्लड में आएगा। अगर ब्लड गाढ़ा है तो वो क्लॉट फंस जाएगा कहीं पर जाकर, जिसकी वजह से हार्ट अटैक आएगा। लेकिन अगर खून में ब्लड थिनर्स मौजूद हैं और इन ब्लड थिनर्स ने खून को पतला करके रखा हुआ है, तो जब वो ब्लॉकेज फटेगी और वो क्लॉट निकलेगा वहां से, खून में पहुंचेगा, तो अगर खून में ब्लड थिनर हैं तो वो जो ब्लड थिनर हैं वो उस क्लॉट को भी घोल देंगे, घोल करके या तो बिल्कुल खत्म कर देंगे या उसे छोटा कर देंगे, जिसकी वजह से या तो हार्ट अटैक आएगा नहीं या माइल्ड आएगा। ये रीजन होता है खून को पतला करने का। लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं कि खून पतला कर लिया अब तो जी ब्लॉकेज बनेगी नहीं, ऐसा नहीं है। तो ये आपकी दो मिथ मैं सबसे पहले दूर करना चाहता था कि कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम करने से ब्लॉकेज नहीं बनेगी, ये गलतफहमी है, और खून पतला करने से ब्लॉकेज नहीं बनेगी, ये गलतफहमी है। कई बार ऐसा होता है कि जो ब्लॉकेज होती है ना वो फटती नहीं है, और वो करते 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 100% तक पहुंच जाती है। जब वो 100% पहुंचेगी तो फिर वो ब्लड फ्लो को वैसे रोक देगी। उस केस में एंजाइना जो पेन है वो होने लगती है, तो उस केस में फिर हॉस्पिटल जाना पड़ता है। वो भी एक सिनेरियो बन जाता है जिसकी वजह से ब्लड फ्लो रुकता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ब्लॉकेज 70% होती है, 80% होती है, और अचानक से ऊपर की झिल्ली फटती है, वो क्लॉट ब्लॉकेज वाला जो होता है वो निकलता है और आगे जाके नस में फंस जाता है, खून को ब्लॉक कर देता है, जिससे हार्ट अटैक होता है।
होता है, ये चीज होती है। और मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं कल की। हुआ क्या कि कल हॉस्पिटल में ही काम करने वाला डॉक्टर जिसकी एज 43 थी, उसको एकदम से एंजाइना पेन उठी और जब चेक किया तो ट्रिपल वेसल डिजीज उसको निकली, यानी तीनों नसें उसकी ब्लॉक थी। उस डॉक्टर की एज थी 43 ईयर्स। यानी अगर आप यंग हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको ब्लॉकेज नहीं हो सकती। और वो डॉक्टर ना तो कोई स्मोकिंग करता है, ना उसकी कोई और लत है शराब वगैरह की, और वो 3-4 किलोमीटर डेली रनिंग करता है। अब आप देखो, हम लोग बोलते हैं कि एक्सरसाइज करोगे तो ब्लॉकेज नहीं बनेगी, बस उसको 2-3 दिन से जो है वो प्रॉब्लम हो रही थी, एंजाइना पेन हो रहा था। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो रिस्क फैक्टर्स हम जानते हैं कि इन रिस्क फैक्टर्स की वजह से ब्लॉकेज होती है, वो रिस्क फैक्टर पूरी पिक्चर नहीं है, पूरी कहानी नहीं है। कहानी में कुछ ऐसे किरदार हैं जिनके बारे में हमको पता नहीं है, अभी तक साइंस ने शायद उनको डिस्कवर ही नहीं किया है। लेकिन इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे किरदारों के बारे में आपको बताने जा रहा हूं जिनको साइंस ने डिस्कवर किया है, लेकिन हम लोगों ने उसे रिकॉग्नाइज नहीं किया है। वो फैक्टर जो है वो मेजर रोल प्ले करते हैं ब्लॉकेज बनाने में। हम लोग जो आमतौर पर सोचते हैं कि एजिंग की वजह से ब्लॉकेज होती है, तो कम उम्र में भी हो सकती है, मैंने बताया। हाई कोलेस्ट्रॉल का मैंने बता दिया। डाइट एक मेजर रोल अदा करता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। उस डॉक्टर में जिसकी बात मैं कर रहा हूं, उनको खैर कोई दिक्कत नहीं हुई, उनके 2 स्टंट डल गए हैं, 1 स्टंट और डलेगा, उनके ठीक हो जाएंगे वो। उनमें 2 मेजर प्रॉब्लम्स थी उनके लाइफस्टाइल में। पहला था शाम की डाइट। दिन में वो बहुत अच्छी डाइट लेते थे, दिन में वो चपाती खाते थे, चावल खाते थे, डेली सब्जी दाल होती थी, फ्रूट होता था, सलाद होता था। लेकिन शाम को क्या होता था, क्योंकि उनकी वाइफ भी डॉक्टर हैं, स्ट्रेस बहुत हो जाता था शाम तक, और जब वो घर जाते थे तो खाना बनाने का मन नहीं करता था। तो मोस्ट ऑफ द डेज, मैं ये नहीं कह रहा हूं डेली, मैं कह रहा हूं मोस्ट ऑफ द डेज, ज्यादातर समय वो घर जाते जाते जोमेटो पे ऑर्डर कर देते थे शाम का खाना। ये उनका रूटीन था। तो बाकी कोई भी और रिस्क फैक्टर नहीं था ना। उनको डायबिटीज थी, हम बोलते हैं डायबिटीज की वजह से होता है। फैमिली हिस्ट्री का मुझे पता नहीं है उनका। ब्लड प्रेशर भी नहीं था, स्मोकिंग वगैरह नहीं करते थे, कोई किडनी की प्रॉब्लम नहीं थी। तो यही एक रिस्क फैक्टर निकल करके सामने आता है। और दूसरा रिस्क फैक्टर सामने निकल करके आता है स्ट्रेस। स्ट्रेस कैसे इफेक्ट करता है मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि हम जो आमतौर पर रिस्क फैक्टर जानते हैं, वो रिस्क फैक्टर कहीं ना कहीं असर डालते हैं, लेकिन वो पूरी पिक्चर नहीं है। अब मैं आपको बताता हूं पूरी पिक्चर का थोड़ा और हिस्सा। दोस्तों, ब्लॉकेज बनने का एक मेजर कारण होता है हमारा इम्यून सिस्टम। आपको ये बात किसी ने नहीं बताई होगी। मैं आपको अपने वीडियो में वही बात बताता हूं जो आपने पहले कभी सुनी नहीं है, और आपको मैं हर चीज का सोल्यूशन देता हूं। इस वीडियो में भी मैं आपको सोल्यूशन देने वाला हूं। कुछ लोग बोलते हैं कि सर आप बोलते बहुत ज्यादा हो। मैं आपको ये गारंटी देता हूं कि अगर आप मेरी बात सुनेंगे तो आपको अपने टाइम की वैल्यू मिलेगी। बात ज्यादा बोलने या कम बोलने की नहीं होती। बात होती है कि अगर आपने 20 मिनट स्पेंड किए हैं तो क्या आपको उस 20 मिनट की वैल्यू मिली है। और मैं कोशिश करता हूं कि मैं जितने मिनट का भी वीडियो बने, मैं आपको वैल्यू दूं। मैं ये नहीं कोशिश करता कि मुझे 5 मिनट का बनाना है, 10 मिनट का बनाना है, नहीं। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं पूरी बात को घोल कर आपके दिमाग के अंदर डाल दूं, चाहे उसके लिए मुझे कितना लंबा क्यों ना बोलना पड़े, कितनी एग्जाम्पल क्यों ना देनी पड़े। तो आप अगर टाइम स्पेंड करेंगे तो डेफिनेटली आपकी जिंदगी में इसका इंपैक्ट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, बाकी आपकी इच्छा है। अगर आप टाइम लगाते हैं, मेरा वीडियो पूरा देखते हैं और आपको ऐसे लगता है कि आपको वैल्यू नहीं मिली, तो कोई बात नहीं, आप कमेंट में 2 गाली दे देना और चले जाना। वैसे भी तो आप बहुत जगह पे टाइम खराब करते हो, समझ लेना कि एक और बंदे ने आपका टाइम खराब कर दिया। ठीक है, तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि ब्लॉकेज का एक बहुत बड़ा कारण होता है हमारा ऑटो इम्यून सिस्टम। दोस्तों, कई बार हमारा जो ऑटो इम्यून सिस्टम होता है ना, वो हमारे खिलाफ काम करने लगता है और बॉडी में ऐसे ऐसे काम करने लगता है जिससे हमें बहुत सारी बीमारियां लगती हैं। ये जो प्लाक बिल्डअप इसे बोलते हैं मेडिकल भाषा में, आम भाषा में हम कहते हैं कि ब्लॉकेज बन गई नस के अंदर। इसका एक कारण होता है इम्यून सिस्टम में गड़बड़ होना, और हमें इन चीजों का पता नहीं चलता, हमें कुछ फील नहीं होता। जो होता है हमारे अंदर हो रहा होता है। और इम्यून सिस्टम जब बिगड़ता है तो हमारी बॉडी में कई तरह के चेंजेस करता है, केमिकल लेवल पे बहुत सारे चेंजेस कर देता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर किसी न किसी नस में कहीं ना कहीं पे ब्लॉकेज बननी शुरू हो जाती है। और ये जो चेंजेस करता है ना, उसमें एक मेजर चेंज होता है इन्फ्लामेशन। ये सूजन पैदा कर देता है बॉडी के अंदर, और सूजन के साथ साथ और बहुत सारे केमिकल रिएक्शन करता है। केमिकल रिएक्शन को तो हम नहीं पहचान पाते, लेकिन सूजन को हम कई बार पहचान सकते हैं, और कई बार हम सूजन को नहीं भी पहचान पाते। अगर सूजन ज्यादा है तो आपको शरीर के बाहर नजर आ सकती है, आपके घुटनों के ऊपर, एंकल्स के ऊपर, हाथों के ऊपर। टांगे लटका के बैठेंगे तो आपके पैर सूज जाएंगे। ये सारी इन्फ्लामेशन होती है। आंखों के नीचे फूला फूला सा
नजर आना, ये सारी इन्फ्लामेशन है। अगर ये साइन नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि अंदर सूजन नहीं है, अंदर हो सकता है नसों के अंदर सूजन आ गई हो और साथ में और कुछ केमिकल लोचा हो रहा हो, इम्यून सिस्टम कुछ गड़बड़ कर रहा हो जिसकी वजह से ब्लॉकेज बन रही हो। तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर होता है और आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इस रिस्क फैक्टर को आपको कैसे कम करना है। तो हम एक तो इन्फ्लामेशन को ठीक करेंगे, दूसरा हम इस इम्यून सिस्टम वाले सिस्टम को ठीक करेंगे, जो इम्यून सिस्टम खराब हो जाता है ना, इसको ठीक करेंगे। और एक तीसरा और बड़ा कारण होता है दोस्तों बॉडी में इन्फेक्शन होना। इन्फेक्शंस की वजह से भी ब्लॉकेजेस जो बननी है वो स्टार्ट होती हैं। इनके बारे में हम लोग कभी बात नहीं करते, हम बस बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल कम कर लो ब्लॉकेज नहीं बनेगी, खून पतला कर लो कोलेस्ट्रॉल कम कर लो, बस ये चीजें तो कुछ भी नहीं है। मेन ये 3 फैक्टर हैं जो आज तक नोन है, जो साइंस को मालूम है, लेकिन मैं ऐसा पर्सनली मानता हूं कि इनके अलावा भी और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनके बारे में अभी हमको पता नहीं है, क्योंकि ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स बीमारी है जिसका आज तक कोई श्योर शॉर्ट इलाज निकला ही नहीं है, रीजन ही नहीं पता कि क्यों होती है। लेकिन मैं आज इन 3 चीजों के ऊपर आपका ध्यान जो है वो दिलाना चाहता हूं और आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में ब्लॉकेज जैसी चीज ना आए, और अगर आए तो 60-70 साल के बाद आए, ये नहीं कि 43 साल में ही ब्लॉकेज हो रही है और तीनों नसें बंद हो रही हैं और जान का खतरा पैदा हो गया, ये चीज ना हो। मैं खुद शॉक्ड हो गया जब मैंने उस डॉक्टर के बारे में देखा मैंने तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूं कि इन 3 चीजों को आपको कैसे कम करना है। और स्ट्रेस का मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, जो जब हम स्ट्रेस लेते हैं ना, जैसे उस डॉक्टर की जॉब बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल थी, तो स्ट्रेस भी हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन पैदा करता है और हमारे इम्यून सिस्टम को खराब करता है। तो मैं आपको खाने के लिए कुछ चीजें बता रहा हूं, इनका आपको एक मिक्सचर तैयार करना है, आप नोट कर लीजिए। आपको हल्दी पाउडर लेना है, हल्दी पाउडर आपको देसी चाहिए, जिस कंपनी के ऊपर आपको विश्वास हो कि वो प्योर दे रही है। जिंजर पाउडर चाहिए, जिसे सौंठ बोलते हैं हम, ड्राइड जिंजर पाउडर। मैं दोबारा रिपीट करूंगा, पहले एक बार सुन लीजिए। अश्वगंधा का पाउडर लेना है, त्रिफला का पाउडर लेना है, नीम के पत्तों का पाउडर लेना है, धनिया पाउडर लेना है, गार्लिक लेना है फ्रेश, ग्रीन टी लेनी है, तुलसी का पाउडर लेना है पत्तों का, दालचीनी लेनी है और गिलोय का पाउडर लेना है। टहनी का पाउडर मिल जाए वो ले लो, पत्तों का मिल जाए वो ले लो, कंबाइंड मिल जाए वो ले लो। आप दोबारा से सुनो एक बार। हल्दी, सौंठ जिसे बोलते हैं जिंजर पाउडर, अश्वगंधा पाउडर, त्रिफला पाउडर, नीम पाउडर, धनिया पाउडर, ताजा लहसुन, ग्रीन टी, तुलसी पाउडर, दालचीनी, गिलोय का पाउडर। इनको बराबर मात्रा में लेना है, फिर से सुन लीजिए, बराबर मात्रा में लेना है, पाउडर बनाना है। अब ये जो सारी चीजें है ना, 11 चीजें मैंने आपको बताई हैं, ये सारी की सारी चीजें बॉडी में इन्फ्लामेशन कम करेंगी। ये पाउडर आपको पूरी उम्र लेना है, जब तक आप चाहते हैं कि ब्लॉकेज ना बने तब तक लेना है। सारी की सारी चीजें बॉडी में इन्फ्लामेशन को रोकेंगी और सारी की सारी चीजें जो हैं इम्यून सिस्टम को सही रखेंगी, इम्यून सिस्टम में किसी भी गड़बड़ को रोकेंगी, सारी की सारी चीजें। लेकिन इनमें से कुछ चीजें कुछ खास कंडीशंस को रोकेंगी, जैसे अश्वगंधा, ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर को रोकता है, यानी आपके इम्यून सिस्टम को आपके खिलाफ जाने से रोकता है अश्वगंधा पाउडर, ये स्पेशल है इसमें। और इन्फेक्शन के लिए स्पेशल है नीम, तुलसी और गिलोय का पाउडर, ये स्पेशल इन्फेक्शन के लिए है। तो अगर मैं इनको 11 को कंबाइन कर देता हूं तो जो इफेक्ट मिलेगा आपको वो होगा बॉडी में इन्फ्लामेशन कम होगी, ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स नहीं पैदा होगा, इम्यून सिस्टम बॉडी के विपरीत नहीं जाएगा और बॉडी में इन्फेक्शंस पैदा नहीं होंगे। इन तीनों रिस्क फैक्टर्स को जब हम कम करेंगे तो हमारे चांसेस और कम हो जाएंगे ब्लॉकेज बनने के। देखिए दोस्तों, मैं आपको रॉन्ग कमिटमेंट नहीं करूंगा, कोई भी रॉन्ग क्लेम नहीं करूंगा कि इन चीजों को खाएंगे तो जिंदगी में कभी भी ब्लॉकेज नहीं बनेगी। दोस्तों, ये चीज पॉसिबल नहीं है। 22-22 साल के लोगों को भी ब्लॉकेज हो रही है, भगवान जाने क्यों हो रही है। लेकिन अगर आप इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे तो आपके चांसेस और इंक्रीज हो जाएंगे हेल्दी रहने के। अभी तक तो आप सिर्फ कोलेस्ट्रॉल को कम कर रहे हो, बाहर का खाना बंद किया है आपने, घर की डाइट खा रहे हो, डायबिटीज को कंट्रोल कर रहे हो, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर रहे हो, स्मोकिंग को कंट्रोल कर रहे हो, इतना ही तो कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो। बस इन सब को करने से जितने परसेंट भी चांसेस कम हो रहे हैं, ये चांसेस और कम हो जाएंगे। बल्कि मैं कह रहा हूं कि जितने परसेंट चांसेस कम होते हैं ना इन चीजों को करने से, उससे ज्यादा चांसेस कम होंगे जब आप इन 3 रिस्क फैक्टर्स को कम करेंगे। इन्फ्लामेशन, इम्यून सिस्टम और इन्फेक्शन, इनकी वजह से भी दोस्तों ब्लॉकेज बनती है बॉडी में। ठीक है, तो आपको रेगुलर इस रेमेडी का यूज करना है। मैं तो अपने लिए बना रहा हूं, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं आपको भी वीडियो के माध्यम से बताऊं, क्योंकि जब से मैंने वो डॉक्टर की बात सुनी ना, मेरी एज 47 ईयर्स है, उसकी एज 43 ईयर्स थी, तो मुझे लगा कि यार कुछ तो एक्स्ट्रा करना चाहिए। तो इसलिए ये फार्मूला मैंने अपने लिए भी मैं बना रहा हूं और आपको भी बता रहा हूं। अब आप सुन लीजिए इसका यूज कैसे करना है।
सबको मिला के पाउडर बना लिया आपने। आधा चम्मच यानी 2 से 2.5 ग्राम आपको एक दिन में यूज करना है। यूज करने का आप तरीका जान लीजिए। आप आधा चम्मच पाउडर को पानी में भिगो देंगे, कांच के बर्तन में। कांच का बर्तन इसलिए ताकि मेटल के साथ कोई रिएक्शन ना हो, कांच में कोई रिएक्शन नहीं होती। 6 से 8 घंटे के लिए भिगो दीजिए, कभी भी भिगोइए। इसका कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है कि रात को भिगोना है, सुबह लेना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कभी भी भिगोइए। 6 से 8 घंटे भिगो देंगे तो भिगोने से ये फायदा होता है कि इसके जो अंदर तत्व होते हैं वो पानी में घुल जाते हैं और बॉडी उनको अच्छे से एब्जॉर्ब करती है, ये रीजन होता है। और जो पार्टिकल्स होंगे इसमें, वो पार्टिकल्स नरम हो जाएंगे थोड़े से पानी में डालने से। उसके बाद आप इसको हल्का सा गुनगुना कर लीजिए। इसको बॉयल मत करिएगा, क्योंकि बॉयल करने से इसके कुछ गुण कम हो जाएंगे, कुछ केमिकल्स खत्म हो जाते हैं बॉयल करने से। तो बॉयल नहीं करना, हल्का सा गुनगुना कर लेना है आपको। इतना गुनगुना करना कि घूंट भर के पिया जा सके। और जब आप इसको गुनगुना करेंगे ना, उस समय आप एक कच्चे लहसुन की कली को या तो ग्राइंड कर लेंगे, कद्दूकस कर लेंगे, पीस लेंगे, पेस्ट बना लेंगे और बीच में आप मिक्स कर देंगे, क्योंकि बाकी सारी चीजें पाउडर रूप में है। जो गार्लिक है वो फ्रेश लेना है आपको। और सेवन कब करना है? खाली पेट कर लेंगे तो बहुत अच्छा है, डाइजेशन इसकी ज्यादा होती है, ज्यादा असर करेगा। अगर किसी को दिक्कत हो, जी मितलाए, उल्टी आने का मन करे, ना सहन कर पाए इसको, तो फिर खाली पेट मत लेना। फिर खाना खाने के बाद 1 से 2 घंटे के बाद, जब खाना थोड़ा सा डाइजेस्ट हो जाए, पेट थोड़ा सा हल्का हो जाए, उस समय आप इसे पी सकते हैं। किसको सेवन नहीं करना? जिसकी किडनी कंप्रोमाइज हो चुकी है, जिसको डॉक्टर ने बोला है कि आपकी किडनी पूरा वर्क नहीं कर रही है, उसको नहीं लेना। और जो महिलाएं मां बनने जा रही हैं, उनको नहीं लेना। और जो महिलाएं अपने बच्चे को दूध पिलाती हैं, उनको नहीं लेना। जब बच्चा दूध पीना बंद कर दे उसके बाद ले सकती हैं। तो ये प्रिकॉशन है। बाकी डायबिटीज वाले ले सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल वाले ले सकते हैं, सभी लोग ले सकते हैं। दोस्तों, इसको अगर आप सेवन करेंगे तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ब्लॉकेज बनने के चांसेस आपके कम रहेंगे। और आप एक चीज और नोट करना, ये ऐसी चीजें हैं जो बॉडी में हंड्रेड्स ऑफ डिजीजेस को दूर करती हैं। आप नामों के ऊपर ध्यान देना जरा, इसमें से एक एक जड़ी बूटी अपने आप में एक दवा है। तो इसके साथ आपकी और कौन कौन सी बीमारियां ठीक हो जाएंगी वो मैं आपको नहीं बता सका, वो आप खुद चेक करना, देखना। तो मैंने एक कोशिश करी है कुछ ऐसा बताने की जिससे लोग ब्लॉकेज को कुछ साल और टाल सकें, 10-15 साल तक और हेल्दी रह पाएं। और मुझे आशा है कि आपको जो वीडियो है वो यूजफुल लगा होगा, आपको ऐसा नहीं लगा होगा कि मैंने आपका टाइम वेस्ट किया। मैं ऐसी उम्मीद करता हूं। अगर आपका टाइम वेस्ट किया है तो बहुत बहुत माफी है आपसे। बाकी अगर आपको लगता है मैंने अच्छा काम किया है तो 2 शब्द लिख दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा किसी के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नहीं तो आप जो भी 2 शब्द लिखना चाहते हैं, अच्छे या बुरे, आप स्वतंत्र हैं, लिख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।